संख्या पद्धति का आज 8वां पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पार्ट हमारा 8वां रहेगा नंबर सिस्टम में। आज के पार्ट में हम करने जा रहे हैं अभाज्य संख्या का पता लगाना। अभाज्य संख्या का पता लगाना। देखो, सबसे पहले एक पार्ट किया था हमने, स्टार्टिंग में एक पार्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई अगर संख्या भाज्य है या फिर कोई संख्या अभाज्य है, इसका किस प्रकार पता लगेगा। अगर उस संख्या में खुद यानी खुद है, तो जैसे 19 में खुद का यानी 19 का, और एक खुद और एक, और 16 है जैसे खुद है 16 और एक। अगर उस संख्या में खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग अगर चला जाए तो वह होती है भाज्य संख्या। अगर उस संख्या में खुद और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है वह होती है अभाज्य संख्या। तो जैसे 16 है, 16 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, 16 में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, 16 में 4 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है। इस प्रकार 16 तो हो जाएगी एक भाज्य संख्या और आपकी 19 हो जाएगी अभाज्य संख्या। ये तो था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का पता लगाने का एक तरीका। यानी कोई भी अगर संख्या है, ये देखना है कि वह भाज्य है या फिर अभाज्य, तो एक ही मेथड होता है हमारे पास, उसमें हमें भाग दे के देखना होता है। यानी जैसे कोई संख्या है, जैसे 21, देखना है कि 21 भाज्य है अभाज्य, तो 21 में हम स्टार्ट करेंगे 2 से लेकर 21 तक की संख्याओं का भाग दे के देखेंगे। अगर इसके बीच में अगर किसी संख्या का भाग चला जाता है तो वह होती है भाज्य संख्या, अगर भाग नहीं जाता है तो वह होती है अभाज्य संख्या। यानी 1 और 21 के अलावा अगर किसी संख्या का भाग नहीं जाए वह होती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ये तो है नहीं कि मान लो 19 तक ही होती है या फिर 23 तक ही होती है। अभाज्य संख्याएं तो काफी अनंत तक होती हैं। तो इतनी बड़ी अभाज्य संख्या में हम शुरुआत से लेकर उस संख्या तक भाग भी नहीं दे सकते। इसके लिए अभाज्य संख्या का पता लगाने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम देखेंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी अभाज्य नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी पार्ट 8वां, उसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या का पता लगाना। देखो, सबसे पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको बोल दे क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो उसमें भाग देके ही देखना पड़ेगा आपको। तो जैसे 31 है, आपको पता है 31 अभाज्य होती है या फिर भाज्य होती है या फिर अभाज्य। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसमें 2 से लेकर 31 तक की संख्याओं का भाग देके देखेंगे। अगर किसी संख्या का भाग चला जाता है तो उसका मतलब अभाज्य हो गई, चला जाता है इसका मतलब भाज्य हो गई, अगर भाग नहीं जाता है इसका मतलब अभाज्य। तो अगर 2 से लेकर 31 तक अगर परीक्षा में करने बैठ गए तो इसी क्वेश्चन पर अटक के रह जाएंगे। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, देखो 31 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, देखो 31 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 36 होती है। और 36 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 36 होता है 6 का पूर्ण वर्ग, 36 हो जाएगा 6 का पूर्ण वर्ग। अब आपको 6 से छोटी अभाज्य संख्या देखनी है, 6 से छोटी अभाज्य संख्या। 6 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, एक होती है 2, एक होती है 3 और एक होती है 5। यानी अब इसमें सिर्फ इन 3 संख्याओं का ही भाग दे के देख लेना है, 2, 3 और 5, तब आपको पता चल जाएगा 31। अगर इसमें इन 3 संख्याओं का भाग चला जाता है, इन 3 का ही, 2, 3, 5 का ही भाग अगर चला जाता है तो वो होगी भाज्य। अगर इन संख्या का भाग नहीं जाता है तो वह संख्या हमें पता चल जाएगा कि अभाज्य है। तो देखो, मैंने 2 से लेकर लगभग 20 तक की भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का लगभग मैंने इनका भाजकता का एक नियम बताया था, वो इस टॉपिक में आपको काफी मदद करने वाला है। अगर आपने भाजकता के नियम नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले भाजकता के नियम पढ़िए, तब ये टॉपिक आपके आराम से समझ में आएगा। क्यों, किसी संख्या में अगर 2, 3, 5 का अलग अलग भाग देके देखेंगे तो टाइम लगेगा। इसके लिए हमने नियम बनाए थे, वो नियम देख लेंगे, उनसे हम जल्दी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे देखो 31 है, 31 में 2 का भाग नहीं जाएगा। सबसे पहले पता चल गया कि 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 31 एक विषम संख्या है, ये एक नियम था। उसके बाद में 3 की भाजकता के नियम से क्या है कि इसके अंकों का योग अगर, यानी 3 और 1 अंकों का योग अगर क्या हो रहा हो, 0 या फिर 3 का पूर्ण गुणज हो रहा हो। अंकों का योग यदि 3 का पूर्ण गुणज यानी 3, 6, 9
इस प्रकार होता तो 31 में 3 का भाग चला जाता, लेकिन इसका अंकों का योग कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 31 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में 5 देखते हैं। उसके बाद में देखते हैं 5 की भाजकता का क्या नियम था कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब 31 में 5 का भाग भी नहीं जाएगा। और संख्या देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 3 संख्याएं देखनी थी, 2, 3 और 5, यानी इनमें 31 का भाग नहीं जाता। अगर इसमें 31 का भाग नहीं जाता इसका मतलब क्या हो गया, 31 एक प्राइम नंबर हो गया, यानी 31 एक क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तो ये एक मेथड था। इससे अलग अलग एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार अभाज्य संख्या को प्राप्त करते हैं, किस प्रकार अभाज्य संख्या को ढूंढते हैं कि वो अभाज्य है या फिर नहीं। इसके बाद में देखते हैं एक एग्जाम्पल और लेके, जैसे 161। हमें देखना है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, इस 161 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देख लो। 161 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 169 होती है। और 169 किसका पूर्ण वर्ग होती है, 13 का। इसका मतलब क्या हो गया, 13 से ठीक छोटी, 13 को शामिल नहीं करना, इससे ठीक छोटी अभाज्य संख्या है कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7 और 11। इन संख्याओं का अगर भाग चला जाता है 161 में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 161 भाज्य संख्या। अगर भाग नहीं जाता है इसका मतलब ये अभाज्य संख्या हो गई। किस प्रकार, देखो 2 का भाग दें, 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि एक विषम संख्या है। 3 का भाग दें, अगर इसके अंकों का योग 3 का पूर्ण गुणज है तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 161 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में देखते हैं 5 का भाग जाता कब, जब इसके लास्ट में इकाई के स्थान पे 0 या 5 होता, इसका मतलब 5 का भाग भी नहीं जाता, इसका भाग भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं, 5 का नहीं। 7 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि इकाई अंक को दुगुना कर दें, इकाई अंक है 1 को दुगुना कर दें और दुगुना करने पर जो शेष संख्या है उसमें से घटा लें, यानी शेष 16 में से घटा लें, तो यदि घटाने पर जो आपका शेष फल बचे वह 7 का पूर्ण गुणज हो। 7 का क्या हो, पूर्ण गुणज। 7 का या तो पूर्ण गुणज हो या फिर क्या हो, उसका जो घटाने पर अंतर था वो यदि 0 या फिर 7 का पूर्ण गुणज हो। 7 का पूर्ण गुणज यानी 7 का पूर्ण गुणज कौन कौन से, 14, 21, ये क्या होते हैं, 7 के पूर्ण गुणज होते हैं। तो इसका जो अंतर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। इसका मतलब इस संख्या में यानी 161 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 161 में अगर 7 का पूरा पूरा भाग चला गया तो आगे 11 का भाग देने की जरूरत ही नहीं, यानी ये क्या हो गई, 161 क्या हो गई, एक भाज्य संख्या हो गई। उसके बाद में लेते हैं थर्ड एग्जांपल, जैसे 149 यानी 149। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 149 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। 149 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जैसे 12 का पूर्ण वर्ग होता है 144, 13 का होता है 169, यानी किसका होता है 169, 13 का पूर्ण वर्ग होता है। तो 13 से ठीक छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 और 11। 13 से ठीक छोटी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब 149 में इन संख्या का भाग देके ही देखना, आपको अभाज्य संख्या का पता लग जाएगा। तो सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 का भाग, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी इसके अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब 149 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 7 के भाग के लिए क्या करते हैं, 149 में इकाई अंक को क्या करते हैं, दुगुना। इकाई अंक दुगुना किया, 9 दूनी 18, 18 हुआ है, उसको शेष में से घटा लो। शेष 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। यानी अगर संख्या बड़ी हो रही तो छोटी में से घटा लेंगे तो क्या आएगा, 4। अगर घटाने पर 0, 7, 14 इस प्रकार आते, यानी 0, 7 का पूर्ण गुण जाता तो क्या हो जाता है, 7 का इसमें भाग चला जाता है। इसका मतलब 149 में 7 का भाग भी नहीं जाएगा। 11 की भाजकता का क्या नियम कहता है कि विषम स्थान पर आने वाले अंकों को जोड़ दो। विषम स्थान पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है और 1 आ रहा है। 9 और 1 कितना आ जाएगा, 10। और सम स्थान पे आने वाले अंकों को जोड़ दो। सम स्थान पे सिर्फ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 10 में से अगर 4 माइनस किया तो कितना आया, 6। ये भाजकता के नियम है। भाजकता के नियम तब तक जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक ये भाजकता के जो नियम मैं बता रहा हूं आपके नहीं समझ में आएंगे। इनका अंतर क्या आया, 6। 11 के नियम में क्या होता है, 11 के नियम में इनका अंतर यदि 0 या फिर 11 का पूर्ण गुणज आता तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। इसका मतलब क्या हो गया, 149 में न तो 2, 3, 5, 7, 11 इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसका मतलब 149 क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है।
प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 251। देखते हैं कि क्या 251 अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य। तो इससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, देखो 15 का पूर्ण वर्ग होता है 225, 15 का वर्ग 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289। तो इससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी? 256, यानी 16 का पूर्ण वर्ग है 256, यानी 16 से छोटी अभाज्य संख्या है कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इन संख्याओं का अगर इसमें भाग चला जाता है 251 में तो क्या हो जाएगी? भाज्य होगी। अगर भाग नहीं जाता है तो अभाज्य होगी। तो सबसे पहले देखते हैं 2। 2 का नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 1, 3 का, 5, 2, 7 और 1, 8। 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 251 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 लास्ट में अगर 0, 5 होता तो 5 का भाग चला जाता, नहीं जाएगा। इसके बाद में 7। 7 की भाजकता के लिए क्या करें? इकाई अंक को दुगुना कर दो और शेष में से घटा दो। शेष 25 में से 2 घटाए 23। अगर 23 में 7 का भाग जाता है तो इसका मतलब हो जाता कि ये 251 में भी 7 का चला जाता, लेकिन 23 में 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा। 11 की भाजकता के लिए 251, ये क्या है? 2 और 1, 3। क्या करें? विषम स्थान पे आने वाले अंक को जोड़ दें। 2 और 1, 3, और उसमें सम स्थान पे आने वाले अंक को घटा दे। 5 में से 3 घटाया कितना आया? 2। इसका मतलब क्या है? ये तो 0 आता या फिर आता 11 का पूर्ण गुणज, तब तो हो जाती 11 से पूर्णतः विभाजित। अब ये नहीं होगी, यानी 11 की भाजकता के नियम की पालना भी नहीं करा। अब देखते हैं 13। जैसे क्या है? 251 है, 13 की भाजकता का नियम। 13 की भाजकता का नियम क्या कहता है? इकाई अंक को 4 गुणा करो। इकाई अंक को 4 गुणा करो और उसमें शेष में उसको जोड़ दो। इकाई अंक का 4 गुणा कितना आया? 1 का 4 गुणा 4 और शेष में जोड़ दो। शेष में जोड़ने पर कितना होगा? 25 और 4, 29। अगर 29 में किसका भाग चला जाए? 13 का भाग चला जाए। अगर 29 में 13 का भाग चला जाए तो क्या होगा? 251 में 13 का भाग जाएगा। 29 में 13 का भाग नहीं जाता क्योंकि क्या होती है कि 29 13 की पूर्ण गुणज नहीं होती। पूर्ण गुणज नहीं है, इसका मतलब 251 में 13 का भाग भी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 251 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यानी हमने अभाज्य संख्या का पता लगाना सीख लिया। इसके बाद में एक क्वेश्चन किस प्रकार आता है नंबर सिस्टम में से, देखो जैसे आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन संख्याओं को आपस में अगर गुणा करें तो इस साइड यानी दाईं तरफ कितने जीरो आएंगे? क्वेश्चन इस प्रकार आता है, जैसे बड़ा क्वेश्चन आएगा 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो दाईं तरफ यानी राइट साइड, तो राइट साइड आने वाले जीरो, राइट साइड कितने जीरो आएंगे? इन संख्याओं को अगर आपस में गुणा करें तो राइट साइड यानी इस तरफ यानी दाईं तरफ कितने जीरो आएंगे? इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है 1, 3, 5, 7, 9, जैसे सारी विषम संख्याएं हैं 99 तक, अगर इन संख्याओं को आपस में गुणा करें तो दाईं तरफ यानी राइट साइड कितने जीरो आएंगे? या फिर पूछ सकता है कि 1 से लेकर 250 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जो दाईं तरफ कितने जीरो आएंगे? तो अगर ये 1 से 10 तक आता तो हम गुणा करके भी देख सकते थे एग्जाम में, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट के द्वारा ही कर सकते हैं कि 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं को परीक्षा में तो गुणा नहीं कर सकते, न ही विषम संख्याओं को आपस में परीक्षा में गुणा कर सकते, न ही 1 से लेकर 250 तक की संख्याओं को आपस में हम परीक्षा में गुणा कर सकते। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, उस अगर कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जितनी भी संख्याएं आपको दे दे तो उनकी हम गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे यहाँ पे है एक कॉन्सेप्ट ये है इसका, कोई भी अगर संख्या 5 से गुणा होगी, कौन सी संख्या? सम संख्या। कोई भी अगर सम संख्या 5 से गुणा होगी, जैसे सम संख्या 5 से हो गई 2 गुणा, तो दाईं तरफ एक जीरो आएगा। एक नियम ये हो गया कि कोई भी अंक अगर 5 से गुणा हो, अंक कैसा होना चाहिए? सम अंक।
कैसा अंक होना चाहिए, सम अंक। अगर कोई भी सम संख्या 5 से गुणा होगी तो वह एक जीरो लाएगी, एक जीरो आ गया दाईं तरफ। उसके बाद में इस संख्या में कोई 5 नहीं है, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा करेंगे तो एक तो गुणा जैसे मान लो गुणा कर दी, 2 को 3 से कर दिया 6, 6 चौके 24, 24 एक सम संख्या है। उसके बाद में अगर 5 से गुणा होगी तो यहाँ पे आएगा एक जीरो, और इसमें कोई भी किसी संख्या के साथ आपस में जीरो नहीं आता, लास्ट में आता है एक 10। अगर कोई भी संख्या 10 से गुणा होगी किसी प्रकार की हो, चाहे सम हो विषम हो, तो वो आपस में गुणा होगी तो एक जीरो आएगा। तो एक जीरो इसका आ गया ये, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया तो कितना आया, जीरो, 2 जीरो आ गए। ये तो इसका है कॉन्सेप्ट। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार, यानी 5 क्या होता है, 5 से अगर किसी संख्या को क्या होता है गुणा करते हैं, वो संख्या होनी चाहिए सम, तो आता है जीरो। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हो गया, आपसे पूछे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को यानी लगातार होनी चाहिए, उन संख्याओं को आपस में गुणा करें तो कितने जीरो आएंगे। तो संख्याएं कितनी है, 10, 1 से लेकर लास्ट संख्या कितनी है, 10। 10 में आप भाग दे दो किसका, 5 का। 5 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 2 बार गया। इसका मतलब 2 क्या आया है, इसका भागफल आया है, 2 इसका आया है भागफल, यानी जो भागफल आया है वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा करोगे तो उसमें 2 जीरो आएंगे, जैसे हमने सोल्व किए थे। कितने जीरो आए हैं, 2 जीरो। और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। क्या है हमारा टॉपिक, क्या है, संख्याओं को गुणा करने पर, संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ जीरो की संख्या ज्ञात करना। आप नंबर सिस्टम को इतना इजी में न लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बन सकता है। और ये क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूं ये कोई ना कोई एग्जाम में आते रहते हैं और आए हुए भी हैं, यानी ये कोई, आप ये मत सोचना कि इस प्रकार क्वेश्चन नहीं आता। यानी नंबर सिस्टम से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। इसके लाखों सवाल इसके हम करवा रहे हैं, लाखों सवाल इसके बन सकते हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो जो परीक्षा में आते हैं या फिर आने की संभावना है, वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, करवाने की कोशिश यानी मैं पूरी कोशिश करवा रहा हूँ कि नंबर सिस्टम का जो पार्ट हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो जो क्वेश्चन है वो हमारे इसमें कवर हो जाए। तो देखो, संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जीरो की संख्या ज्ञात करना, यानी दाईं तरफ। तो एक ले रहे हैं हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को। मैं इसका एक तो बताऊंगा आपको बेसिक में आप समझ जाओगे कितनी जीरो आए, और उसके बाद में बताऊंगा इसका एक शॉर्ट ट्रिक से आप समझ जाओगे, यानी आपको 2 या 3 सेकेंड ही लगेंगी और आप बता दोगे कि दाईं तरफ कितनी जीरो आई। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में। बेसिक में मैंने क्या बताया था कि कोई सम संख्या अगर 5 से गुणा होगी तब क्या आएगा, लास्ट में एक जीरो आएगा। या फिर कोई संख्या 10 है वो गुणा होगी, यानी जिसके लास्ट में जीरो है वो गुणा होगी तो एक जीरो आएगा। यानी ये संख्याएं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 के बाद में 40, 45, 50, 55, 60 के बाद में 65 के बाद में 70 के बाद में 75, 80, 85, 90, 95 और 100। यानी ये संख्याएं हैं आपस में। यानी ये संख्या जैसे 5 है, 5 कोई भी सम संख्या के साथ, जैसे मान लो शुरुआत में 2 के साथ इसने गुणा करके एक जीरो प्राप्त कर लिया। जैसे इसके बाद में 15, इसके साथ सम संख्या जैसे मान लो 14 है, 14 के साथ गुणा होकर एक जीरो ये ले आएगी। यानी इस प्रकार एक तो 5 कितनी, एक तो जीरो आएगा 10 के साथ, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो, 8 जीरो, 9 जीरो और 10 और 11 जीरो। 11 जीरो तो वो संख्याएं ला देंगी जिसके लास्ट में ही जीरो है। यानी जैसे 10 के साथ कोई भी संख्या ने गुणा किया, जैसे 30 आया, एक जीरो तो इसने ला दिया, और फिर 30 के साथ मान लो 20 ने गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 600, 2 जीरो हो गए। इस प्रकार 11 जीरो तो ये हो गए। उसके बाद में सम संख्या से गुणा करके एक तो 5, 1, 2,
उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, और उसके बाद में 7, उसके बाद में 8, उसके बाद में 9 और उसके बाद में 10। यानी 10 ऐसी संख्याएं हैं जिसके लास्ट में 5 है और वो किसी सम संख्या से गुणा होके क्या ला देंगी 0। यानी ये टोटल हो गए 21। ये तो हो गए हमारे 21। अब आपको देखना है जैसे 25 है, 25 के लास्ट में तो 5 है, इसके लास्ट में तो 5 है, लेकिन जैसे मान लो 25 है, एक सम संख्या के साथ गुणा होगी तब कितना आएगा 50। 50 आ गया। अब 50 दूसरी सम संख्या के साथ गुणा हो, मान लो 4 के साथ, तो आ गया 200, यानी 2 जीरो। 25 एक जीरो नहीं 2 जीरो ला रही है। कारण क्या है इसका, 25 में क्या होता है 5 गुणा 5। 25 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 गुणा 5, इस प्रकार लिख दिया। तो मान लो 1 5 किसी सम संख्या जैसे मान लो 2 के साथ गुणा हुई, 1 5 जैसे मान लो 4 के साथ गुणा हुई, तो आपस में इसने क्या ला दिए 2 जीरो ला दिए। यानी 25 में हमें काउंट करना है 2 जीरो। तो 25 का 1 जीरो तो हमने काउंट कर लिया था, 1 जीरो और रह गया, ये हो गया एक और, 21 और 1 22। इस प्रकार देखो हमने कर लिया था 50 का। 50 में क्या किया था हमने, जैसे 50 में 1 जीरो तो काउंट कर लिया था। 50 को किस प्रकार लिख सकते हैं 25 गुणा 2, 25 दूनी क्या होते हैं 50, और 25 को किस प्रकार लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2। यानी 1 5 तो गुणा होगा तब किसी सम संख्या के साथ तब जीरो लाएगा, और एक ये 5 किसी सम संख्या के साथ गुणा होके 1 जीरो ये लाएगा। यानी 50 भी यहाँ पे क्या कर रहा है 2 बार जीरो लाएगा। किस प्रकार, जैसे 50 किसी सम संख्या के साथ गुणा होके 50 चौके कितना होते हैं जैसे 200, ये 2 जीरो ले आया। यानी 50 भी क्या कर रहा है यहाँ पे 2 जीरो ला रहा है। तो 21 और एक 22 और एक 23। इसके बाद में देखो 75। 75 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 25 गुणा 3, यानी 25 में भी 5 गुणा 5 गुणा 3। इसका मतलब ये हो गया 75 भी क्या लाएगा 2 जीरो, आपस में गुणा करने पर 2 जीरो लाएगा, एक इसका एक एक्स्ट्रा जीरो होगा। कितना 21 से 22 23 और 24, यानी कुल 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा करोगे तो 24 क्या आएंगे जीरो आएंगे। ये था इसका बेसिक। इसको देखते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। देखो ये जो मैंने मेथड करवाया है, कोई भी टीचर आपको इस मेथड से नहीं समझाएगा। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो क्या होता है, वो डायरेक्ट इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बता देगा। शॉर्ट ट्रिक देखो काम आती है, मैं मानता हूँ शॉर्ट ट्रिक काम आती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तब तक काम आती है जब तक वो याद रहती हैं। अगर परीक्षा में बाय द वे आप ये मान लो कि परीक्षा में आपको शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रही, वहां पे तो सिर्फ वो कॉन्सेप्ट ही काम आएगा कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन बोल क्या रहा है और किस प्रकार ये इसके लास्ट में जीरो आएंगे। यानी अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो आप चाहे भले ही शॉर्ट ट्रिक ना याद रखो, इस मेथड से भी इसको आप कर पाएंगे, क्वेश्चन तो आपका हल हो ही जाएगा। मान सकते हैं कि भाई इसमें 2 मिनट लग जाए और शॉर्ट ट्रिक में 3 सेकंड ही लग जाए। अगर शॉर्ट ट्रिक याद रहती है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन इस प्रकार अगर कॉन्सेप्ट याद रखते हो तो और भी अच्छा होता है। कॉन्सेप्ट बाकी गणित में कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता रहा हूं, यही था कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी सम संख्या हो, सम संख्या कोई भी हो, 5 के साथ अगर गुणा होगी तो एक लास्ट में जीरो आएगा। लेकिन 25 में क्या होता है, देखो 25 में 2 5 होते हैं, 5 गुणा 5, तब इसमें 2 जीरो आएंगे। क्यों आएंगे, एक तो इसके साथ सम संख्या मान लो गुणा हो रही है और एक इसके साथ सम संख्या गुणा हो रही है। जैसे ये मान लो अगर 25 को 2 से गुणा करें तो क्या आएगा 50, और 50 को फिर से 2 से गुणा कर दें या 4 से कर दें गुणा तो कितना आ जाएगा 200। यानी 25 क्या कर रहा है 2 जीरो ला रहा है। उसी प्रकार 50 में भी क्या होता है 25 गुणा 2, तो ये भी 2 जीरो लाएगी। 75 में क्या होता है 25 गुणा 3, ये भी आपस में गुणा होके 2 जीरो लास्ट में लाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसका देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखो आपसे अगर पूछे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें तो कितनी बार जीरो आएगा, यानी दाईं तरफ कितनी बार जीरो आएगा। तो 100 में आपको सबसे पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले 100 में किसका भाग देना है 5 का, और कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। भाग कितनी बार गया 20 बार, यानी इसका भाजक कितना है, भागफल कितना आ गया 20। अब 20 में भी 5 का भाग जाता है तो फिर से 20 में भी आप भाग दो 5 का, 5 चौके 20। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब क्या हो गया 20 और प्लस 4, इसका भागफल और इसका भागफल आपस में जोड़ दो, कितना हो गया 24। 24 बार क्या आएंगे इस तरफ, यानी दाईं तरफ जीरो आएंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था 1 से लेकर 100 तक, उसमें भी 24 बार जीरो आ रहा था।
इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए यानी मल्टीप्लाई किया जाए तो दाईं तरफ यानी राइट साइड कितने जीरो आएंगे। तो सबसे पहले करना है 120 में आपको भाग देना है 5 का, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 2 0 5 चौके 20 यानी 24 बार गया। अब 24 में भाग दे दो 5 का, कितनी बार जाएगा 5 चौके 20, कितनी बार गया है भागिए 4 बार। तो 24 और 4 आपस में ऐड कर लो, 24 प्लस 4 आपस में ऐड कर लिया यानी 28, 28 लास्ट में क्या आएंगे 0। 120 तक की संख्याएं एक से क्रमागत 120 तक की संख्याएं आपस में अगर मल्टीप्लाई होंगी तो दाईं तरफ 28 जीरो आएंगे। मैंने एक 5 का कॉन्सेप्ट बताया आपको, क्या बताया था कि अगर 5 किसी सम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अगर किसी सम संख्या से, केवल और केवल सम संख्या, तो ही लास्ट में जीरो आएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आया हुआ है, किस प्रकार देखो क्वेश्चन 1 3 5 7 9 क्रमागत चल रही है, ये लास्ट में था 99, आपस में गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर कितनी बार जीरो आएगा, कितनी बार दाईं तरफ, कितनी बार दाईं तरफ यानी दाईं तरफ ही, दाईं तरफ जीरो आएगा। अब अगर आपको 5 वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता तो यहां पे आप इस क्वेश्चन को 100% गलत करोगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर ध्यान से देखें 1 से लेकर 99 तक विषम संख्या ही दे रखी है आपको, यानी 1 3 5 7 इस प्रकार 99 तक विषम संख्या ही दे रखी है और पूछ रखा है कि इनको आपस में गुणा करें तो दाईं तरफ कितने जीरो आएंगे। जैसे इसके आपको अलग अलग ऑप्शन दे दें, 23 बार, बी में दे दिया 22 बार, सी में दे दिया 21 बार और डी में दे दिया मान लो 0 बार। तो अब आप इसका किस प्रकार करेंगे? आपने भाई किसी टीचर से या फिर कहीं से भी आपने बुक से भी पढ़ा हो तो आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि लास्ट संख्या देख लो उसमें 4 का भाग दे लो, यही नियम पढ़ा है। आप डायरेक्ट इसी नियम को देखेंगे। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तब आप उसे नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो कि इसमें केवल विषम संख्याएं ही है, यानी इसमें 5 तो है, 15 भी है, 25 भी है, 35 भी है, लेकिन इसके साथ अगर कोई सम संख्या हो तभी कोई जीरो लास्ट में आ सकता है। इसके इस पूरी जो भी ये श्रेणी दे रखी है उसमें कोई भी सम संख्या नहीं दे रखी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपस में गुणा होंगी तो कोई भी जीरो नहीं आएगा, यानी डी यानी आपका आंसर हो जाएगा जीरो। यानी जीरो की जो संख्या होगी वो जीरो ही होगी, यानी दाईं तरफ कोई भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई भी इसमें एक सम संख्या भी नहीं है। अगर सम संख्या होती तब ही 5 या फिर 15 या फिर 25 क्या होता, आपस में गुणा करके क्या बनता। 15 में किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 3 गुणा 5, इसमें भी तो 5 आ रहा है। जैसे 35 है, इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 5, इसमें भी 5 आ रहा है। इसका मतलब 5 तो है लेकिन इसमें कोई सम संख्या नहीं है। इस वजह से इसमें पूरे को अगर आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में कोई जीरो नहीं आएगा। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार। एक क्वेश्चन दूसरा देखो किस प्रकार आ सकता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आया हुआ है, किस प्रकार 1 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 9, और ये था 99 तक, और 99 के साथ गुणा में था 32 को सरल करने पर दाईं तरफ कितने जीरो आएंगे। अब भी आपकी कॉन्सेप्ट ही काम आएगा, इसमें भी आपकी शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट कितना, ये वाला, इसमें सभी क्या दे रखी है, विषम संख्याएं आपको दे रखी हैं। आपको जैसे ऑप्शन दे दे, ए में दे दे 0, बी में दे दे 21, सी में दे दे 22 और डी में दे दे आपको मान लो 5। अब आपका आंसर क्या होगा, सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर दो, आराम से सोचो और आंसर देखो। अब देखो इसका आंसर किस प्रकार करेंगे।
मैंने क्या बताया था, ये तो है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं तो है, लेकिन इसमें एक साथ सम संख्या भी दे दी, एक सम संख्या दे दी, वो दे दी 32। अब आप क्या सोचोगे कि 32 5 के साथ गुणा हो जाए, 32 अगर 5 के साथ गुणा हो जाए तो एक जीरो आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो एक जीरो वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं। इस प्रकार नहीं होगा। 32 का हमें क्या करना पड़ेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे। 32 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर 5, यानी 32 में कितने 2 आ रहे हैं गुणा में, 1 2 3 4 5, 5 क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इसका मतलब मान लो एक बार कोई 2 5 से गुणा हुआ था तब एक जीरो आ गया था, एक बार मान लो 2 15 से गुणा हुआ था तब जीरो आ गया था, एक बार मान लो 15 25 के साथ गुणा हुआ था तब क्या आ गया था, जीरो आ गया था, एक बार मान लो 35 के साथ गुणा होने पर जीरो आ गया था, एक बार मान लो ये 45 के साथ गुणा होने पर भी क्या आ गया था, जीरो आ गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जितने दो हैं, यानी जितनी सम संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, जितनी सम संख्याएं हैं उतने ही क्या आएंगे, जीरो आएंगे, यानी डी आपका आंसर इस प्रकार रहेगा। यहां से ध्यान इतना ही देखना था कि 32 है, एक बार 5 से गुणा होगे तो एक बार जीरो ले आता, उसके बाद में जो आंसर आता उसमें भी कोई 15 से गुणा हो जाता तो एक जीरो फिर से ले आता, और फिर 2 जीरो हो जाते, अगर वो 25 से गुणा होते तो एक जीरो और आ जाता, उसके बाद में 35 से गुणा होता तो एक जीरो और आ जाता, अगर 45 से गुणा होता तो एक जीरो और आ जाता। अब कोई सम संख्या नहीं बची, अब कोई सम संख्या ऐसी नहीं बची जो जीरो ला दे, यानी 5 के साथ 5 ही ऐसी सम संख्या आ गई जिन्होंने जीरो आपका ला दिया, इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं बची जो जीरो ला सके। तो ये थे संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ जीरो की संख्या ज्ञात करना, इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं आता। हो सकता है 32 की जगह आपको ये मिल जाए, 64 मिल जाए, 64 होगा तो 64 की क्या होता है, 2 की पावर 6, यानी आपका आंसर 6 रहेगा। हो सकता है 32 की जगह 128 आ जाए, 128 का मतलब 2 की पावर 7, यानी 7 जीरो दाईं तरफ आएंगे। हमने आज के वीडियो में आज की जो पार्ट था, आज का जो हमारा पार्ट था 8वां पार्ट था, 8वें पार्ट में हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने अभाज्य संख्याओं का पता लगाना सीख लिया, उसके बाद में दाईं तरफ जीरो करने हमने सीख लिए। थोड़ा टाइम और बचा है, इस टाइम में हम क्या कर लेते हैं, संख्या पद्धति यानी जो नंबर सिस्टम का एक पोर्शन रहता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। उन डायरेक्ट क्वेश्चन यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, उसका न तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं और कुछ होता, उनको सिर्फ अपने को याद रखना पड़ता है। तो देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। संख्या पद्धति जैसे 1 से लेकर अनंत की संख्याएं हैं, उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बन सकता है। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ नंबर सिस्टम हम आज कर रहे हैं, तो किस प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी, कोई छोटा मोटा एग्जाम हो जैसे BSTC है या फिर PTET है, इस प्रकार के एग्जाम में से, या फिर भाई एग्जामिनर पर डिपेंड होता है, वो राजस्थान पुलिस भी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई भी बड़ा एग्जाम हो, उसमें भी यह नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो फर्स्ट में है संख्या पद्धति में, देखो क्या दे रखा है, संख्या पद्धति में एक अंक वाली कुल कितनी संख्या होती हैं। यानी संख्या पद्धति का मतलब हमारा जो हम संख्याएं पढ़ते हैं 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर लाख तक, यानी 1 से लेकर करोड़ तक, अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक, इन संख्याओं में क्या दे रखा है, एक अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं। एक अंक जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही अंक हो, तो वो होती है 1 से लेकर 9 तक, यानी कुल संख्या कितनी होती है, 9 होती है। सेकंड है 2 अंक वाली कुल संख्याएं, 2 अंक वाली कुल संख्याएं, 2 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, देखो 2 अंक वाली कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 10 से लेकर 99 तक, यानी 10 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 2 अंक वाली संख्याएं। 1 से लेकर 9 तक होती हैं 1 अंक वाली संख्याएं, ये हो जाएंगी 2 अंक। तो 10 से लेकर 99 तक की कुल कितनी संख्या होती है, 90, यानी 2 अंक वाली 90 संख्याएं। उसके बाद में
100 से लेकर 999, या फिर बोल दें संख्या पद्धति में, यानी संख्या पद्धति में 3 अंक वाली कुल संख्याएं। संख्या पद्धति में 3 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, यानी वो हो जाएंगी आपकी, ये तो 1 से लेकर 9 तक की तो थी 9, ये थी 90, यानी 2 अंक वाली, और 3 अंक वाली हो जाएंगी 900 संख्याएं। इस प्रकार अगर 4 अंक वाली पूछे 9000, 5 अंक वाली पूछे तो 90000, इस प्रकार हम कर सकते हैं। एक तो था संख्या पद्धति का ये कॉन्सेप्ट। देखो इसके बाद में क्या दे रखा है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल अंक। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल अंक किस प्रकार, जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 99 और मान लो ये 100 है। तो इसमें अगर अंकों को गिने तो 1 अंक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11। ये टोटल अंक अगर गिने तो कितने होते हैं, वो अंक होते हैं 192। वो कुल अंक कितने होते हैं, 192। सेकंड है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल जीरो। 1 से लेकर अगर 100 तक की संख्याएं बात करें, जैसे 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं अगर बात करें तो उनमें जीरो कितनी बार आता है। जीरो जैसे 10 में आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में। कुल जीरो कितनी बार आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी जीरो कितनी बार आया है आपका, 11 बार। देखो इसके बाद में दे रखा है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 1 कितनी बार आता है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल 1 कितनी बार आता है, कितनी बार आता है, 1 आता है। 1 आपका आता है 21 बार, 1 आता है 21 बार। 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या होती है उसमें 1 21 बार आता है। किस प्रकार आता है, देखो 1 तो आ गया 1 में, उसके बाद में आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और उसके बाद में आएगा 21 में, 31 में, 41 में, 51 में, 61 में और उसके बाद में आएगा 71 में, 81 में, 91 में और 91 के बाद में आता है 100 में। टोटल देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये हो गया। और एक आपका आ गया 11 में 2 बार, तो हो गया 21 बार। यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 1 कितनी बार आता है, 21 बार। 1 की इसके बाद में क्या है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 1 और 0 के अलावा अन्य अंक कितनी बार आते हैं। 1 और 0 के अलावा अन्य अंक आते हैं 20 बार। यानी जैसे 1 से लेकर 100 तक की अगर संख्याएं देखें तो उसमें 2 देख लो, 3 देख लो, 4 देख लो, 5 देख लो, 6 देख लो, 7 देख लो, 8 देख लो और 9 देख लो। ये अंक कुल कितनी बार आते हैं, 20 बार। ये तो था हमारा कुछ बेसिक, और एक बेसिक देखते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो वो भी देख लेते हैं। अगर संख्या पद्धति में बात करें तो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी बार आती हैं। अभाज्य संख्याएं मान लो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। इस प्रकार अगर 25 तक देखें तो अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 25 तक तो आती हैं 9 बार। उसके बाद में है 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या आती है 15 बार। उसके बाद में है 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी बार आती हैं, 21 बार। उसके बाद में है 1 से लेकर 125 तक, 75 के बाद में है 100। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं 25 बार आती हैं। उसके बाद में है 1 से लेकर 125 तक, 1 से लेकर 125 तक अभाज्य संख्याएं आती हैं 30 बार। उसके बाद में है 1 से लेकर 150 तक, यानी 1 से लेकर 150 तक अभाज्य संख्या कितनी बार आती है, 1 से लेकर 150 तक अभाज्य संख्या आती है 35 बार। उसके बाद में है 1 से लेकर 175 तक, 1 से लेकर अगर 75 तक बात करें तो कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 40। उसके बाद में है 1 से लेकर 200 तक, यानी 1 से लेकर 200 तक अगर बात करें अभाज्य संख्याओं की जो कुल गिनती होती है, कुल काउंटिंग होती है, वो होती है 46। उसके बाद में है 1 से लेकर 300 तक, 1 से लेकर अगर 300 तक की कुल अभाज्य संख्याएं देखें तो वो होंगी 62 यानी 62। उसके बाद में देखते हैं 1 से लेकर 400 तक की अभाज्य संख्याएं, अगर 1 से लेकर अगर 400 तक की अभाज्य संख्याएं देखें तो वो होंगी 78। उसके बाद में देखते हैं 1 से लेकर 400 के बाद में 500 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 95 बार। उसके बाद में देखते हैं 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक कुल 168 यानी 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। छोटे मोटे फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये
क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम में ये आते रहते हैं, तो इनको कोई याद करने की इसकी कोई दवा नहीं है, न इनका कोई सूत्र है, न कोई फॉर्मूला है, न इसका कोई कॉन्सेप्ट है। इनको सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट सीधी भाषा में बोलें तो इनको सिर्फ आपको रटना पड़ेगा। बार बार इनको 2-3 बार देख लोगे तो ये याद हो जाएंगी। तो आज हमारा पार्ट 8वां नंबर सिस्टम का कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम 9वां पार्ट लेंगे। 9वें पार्ट में यानी जो 9वां पार्ट होगा उसमें हम आगे नंबर सिस्टम को और आगे बढ़ाएंगे। देखो, नंबर सिस्टम का कोई अंत नहीं होता, बहुत सारे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कोई भी क्वेश्चन आया हुआ हो आज तक या फिर आगे आने की संभावना हो यानी इम्पोर्टेंट हो, वो आपका न छूटे। तब तक के लिए आप इनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।